हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद द्युतिमन। तो चलिए आज की क्लास में हम दोबारा से नए कुछ प्रश्न करेंगे हिंदी शिक्षण के। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ये हम जानते हैं कि क्लास में बच्चे जो होते हैं वो सभी अपने अलग अलग भाषाओं को लेकर आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। 1 है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि जो बुक है उसमें जो विषय वस्तु है उसी में उन सभी बच्चों की भाषाओं को सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। वो शब्द, वो वाक्य सभी बच्चों की भाषाओं के होने अनिवार्य हैं। 4th है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। टीचर को ही सारे बच्चों की जो लैंग्वेज है उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए इनमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? देखिए, जो 2nd और 4th है वो तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर शिक्षार्थी जो है वह इन सभी भाषाओं को सीख जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और टीचर जो है वो सभी की मातृभाषा को सीखे, यह भी संभव नहीं है। तो आपको ऑप्शन 1 और 3 इनमें से चूज करना है। तो ऑप्शन 3 देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका सही आंसर होगा, उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सभी की मदर टंग को क्लास में सम्मान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा के ऊपर सिद्धांत दिया है। तो आपको साइकोलॉजी के जितने भी आपके लैंग्वेज की जो थ्योरी हैं वो आपको पढ़नी है, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो आपके हिंदी शिक्षण में भी पूछे जा सकते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल देते हैं वाइगोत्स्की? कविता दोहराने पर बल देते हैं, कहानी सुनने पर बल देते हैं, कार्यपत्रकों पर बल देते हैं, या परस्पर अंतःक्रिया पर बल देते हैं। तो जिन बच्चों को ये थ्योरी आती है उन्होंने तो आंसर चूज कर लिया होगा। राइट आंसर इज परस्पर अंतःक्रिया। जितना परस्पर अंतःक्रिया करेगा उतना अच्छा बालक जो है वो लैंग्वेज को सीखेगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो कौन सा उचित तरीका होगा भाषा आकलन का? फर्स्ट है, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वा दो। नेक्स्ट है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। थर्ड है, बच्चों से पत्र लिखवाना। और 4th है, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो सोचिए इसमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा कि अगर भाषा का आकलन करना है प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी या फिर अगर आप उच्च प्राथमिक की भी बात करें तो वहां पर भी अगर बच्चों को चित्र के द्वारा वर्णन करते हैं और प्रश्न पूछने के अवसर देते हैं तो उससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता भाषा आकलन का। अगर आप केवल 5 पंक्तियां पढ़वा दोगे या बच्चों से पत्र लेखन कार्य करवा दोगे तो इनसे या तो उनकी जो पढ़ने का कौशल है उसका विकास होगा या लिखने के कौशल का विकास होगा। लास्ट 4th है, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। यहाँ पर भी केवल आंसर क्या आएगा इसका? 2nd आंसर। ठीक है, तो सभी एक पक्ष की भी बात कर रहे हैं इसलिए भी गलत है। और दूसरे, भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है कि चित्र वर्णन से बच्चे जो हैं वो प्रश्न भी पूछेंगे और उन्हें ये अगर अवसर देंगे तो भाषा आकलन का उचित तरीका होगा। तो एक वीडियो जो है वो मैं ये लेकर आऊंगी कि जिसमें आपके जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड ऑप्शन में देखते ही आप पता कर लोगे कि हाँ ये आंसर जो है इसका होगा या इसका नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसका आपके लिए लेकर आऊंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखते ही पता लग जाता है कि ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। 4th है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन 1 है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। 2nd है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। 3rd है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। 4th है, आजकल आम का दाम कितना है। तो सोचिए इनमें से कौन सा होगा। ऐसे इस तरीके के अप्लाइड क्वेश्चन है वो भी आपके पूछे जाते हैं।
कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? देखिए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, इसका जो उत्तर है वो केवल एक ही आएगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, इसका आंसर भी केवल एक ही होगा और सभी बच्चों का एक ही उत्तर निकलेगा। थर्ड है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? यहाँ पर सभी बच्चों के अपने अपने व्यूज निकल कर आएंगे और सभी का आंसर जो है वो डिफरेंट होगा। फोर्थ है, आजकल आम का दाम कितना है, इसका भी एक ही उत्तर मिलेगा। तो हमें भाषा का अगर आकलन करना है तो सभी बच्चों के अपने अपने व्यूज जो है वो देखने होंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या थॉट है। तो भाषा का सही आकलन यहाँ हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सतत का मतलब लगातार, और हमें बेहतर तरीका किसका देखना है? मौखिक भाषा का। ऑप्शन 1 है शब्द पढ़वाना, सेकंड है प्रश्नों के उत्तर पूछना, थर्ड है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, फोर्थ है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है इसको तो आप बिल्कुल ही काट दें, क्योंकि हमें दोहराने की जो क्रिया है वो बच्चों को करानी ही नहीं है। अब आप इन तीनों में से सोचिए कौन सा आंसर जो है वो आपका सही होगा। तो हमें बच्चों की मौखिक भाषा का लगातार आकलन करना है। क्या आप शब्द पढ़वाएंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे या विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा कि आप विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ये आपका टॉपिक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन या सतत और व्यापक आकलन। इसका उद्देश्य वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, सेकंड भाषा के व्याकरण का आकलन करना, थर्ड है भाषा के मौखिक लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, फोर्थ है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो जब भाषा के आकलन की बात हो रही है और वो भी सतत और व्यापक, सतत यानी कि लगातार और व्यापक यानी सभी रूप से, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जिसमें मौखिक और लिखित इन दोनों ही रूपों के प्रयोग से क्षमता का आकलन हो रहा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन इसका उद्देश्य नहीं होता है। अगर हम लगातार आकलन कर रहे हैं तो हम केवल व्याकरण का ही आकलन नहीं करेंगे, पढ़कर समझने की क्षमता का विकास, यहाँ केवल एक पक्ष की बात हो रही है और हमको आंसर ऐसा चूज करना है जो सभी को लेकर चले, सभी बातों को लेकर चले, सभी विचारों को लेकर चले और वो कुछ आंसर जो है वो संपूर्ण हो। नेक्स्ट है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो ये भी एक टॉपिक है, दृश्य श्रव्य साधन, यानी कि भाषा के जो साधन है वो आपका एक टॉपिक है। ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, नेक्स्ट है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, थर्ड है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, फोर्थ है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अब आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है, नहीं, दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना नहीं होता है दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य। क्योंकि अगर हम कक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते हैं तो इससे एक तो आधुनिक तकनीक को हम क्लास में लेके आ रहे हैं, सभी प्रकार के जो बच्चे हैं जिनको नीड है उसकी, तो सभी को ध्यान में रख रहे हैं, थर्ड सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, यानी कि तत्सम यानी कि जिसमें संस्कृत के जो वर्ड होते हैं वो इंक्लूड हो, थर्ड है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, यानी जो आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, तद्भव यानी कि संस्कृत ना हो, जो आम बोलचाल की ही भाषा हो, तद्भव प्रधान, तो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। या फोर्थ है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा इस तरीके की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्द यूज कर देंगे, ये तो क्रॉस हो गया। अब इन तीनों को ध्यान में रखकर सुन देखिए,
अब सेकंड को देखते हैं तो यहाँ पता लगता है कि अब किसी को संस्कृत नहीं आती होगी और वहाँ पर हम तत्सम प्रधान ही कर देंगे पूरे पाठ्य पुस्तक की लैंग्वेज को, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल हम देसी भाषा में आ जाएंगे और उसे प्रधानता देंगे, ये भी नहीं होगा। तो जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है कैसी होनी चाहिए, जो कि बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती हो। क्वेश्चन 9 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है देखते हैं ऑप्शन। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, सेकंड है भाषा का व्याकरण सिखाना, थर्ड है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, फोर्थ है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो कई बार मैं इस चीज को आपको स्पष्ट कर भी चुकी हूँ कि चाहे प्राथमिक स्तर का हो, उच्च प्राथमिक स्तर का हो, वहाँ पर लैंग्वेज का जो यूज है, भाषा का जो प्रयोग है, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जानी चाहिए। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना नहीं होता। भाषा का व्याकरण सिखाना, व्याकरण पर ही बल दे देंगे, बिल्कुल गलत। भाषा जो है वो वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, तो वो अपने विचारों को तो बोल ही नहीं पाएगा अगर वो वैज्ञानिक तथ्यों को ही स्पष्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि वो भाषा का जितना ज्यादा प्रयोग करना सीखेगा, तो यही होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है या सदैव अलग होती है। तो देखिए, इसमें आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, आप घर से जब पहली बार विद्यालय गए होंगे तो क्या आपको विद्यालय में ऐसी भाषा मिली होगी जो हमेशा ही टकराहट महसूस करा रही होगी कि नहीं, हमने आज तक ये वाली लैंग्वेज जो है वो तो सुनी ही नहीं है। सेकंड, सदैव समान होगी कि हम जैसी जो मातृभाषा लेके आए थे वही स्कूल में बोली जा रही है। सदैव अलग होगी, हमेशा ही अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट होगा कि समान हो सकती है। नेक्स्ट है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। फर्स्ट है बाल साहित्य का विविध उपयोग। हिंदी उपयोग के विविध रूपों को जानना है तो बाल साहित्य का विविध उपयोग ये उपयोगी साधन हो सकता है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, लास्ट है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो सोचिए इसका उत्तर। तो इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो है बाल साहित्य का विविध प्रयोग। वहां पर बालक को ध्यान में रखकर जो भी शब्द, जो भी चित्र हो, वो बालक को केंद्र में रखकर ही होने चाहिए। तो ये हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने में सर्वाधिक उपयोगी साधन होगा। पढ़ने का प्रारंभ, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, थोड़े ऑप्शन जो हैं वो चेंज है। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि पढ़ने का प्रारंभ जो है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, थर्ड है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, फोर्थ है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? इसका सही उत्तर होगा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसमें भी नियम होते हैं, नियमों से ही चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? 1 है भाषा प्रयोगशाला, सेकंड है अखबार, थर्ड है विज्ञान या फोर्थ है साइन बोर्ड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
कि भाषा हमारे एनवायरनमेंट में बिखरी मिलती है। यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? क्या ये भाषा प्रयोगशाला पर लागू होता है? बिखरी मिलती है वहां हमें, अखबारों में बिखरी मिलती है, विज्ञान में बिखरी मिलती है, या साइन बोर्ड पर? तो इसका सही उत्तर होगा कि भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। अखबार में देखिए हर तरीके की भाषा जो होती है, जो भी एनवायरनमेंट में घटित होती है, तो ये शामिल होती है, विज्ञान में भी शामिल होती है, और साइन बोर्ड पर भी अलग अलग तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शामिल होती है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में यह नहीं मिलती हमें। तो यहाँ यह इस पर लागू नहीं होता, किस पर? भाषा प्रयोगशाला पर। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन 15। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। सेकंड है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। थर्ड है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। फोर्थ है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो लेखन कौशल है उसको सुधारना है। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? वर्तनी संबंधी गलतियां कर रहे हैं, और अब आप टीचर हो तो अब आप क्या करोगे? आप सोचिए, खुद पर लागू करके इस चीज को सोचिए। क्या उनकी गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? ये तो गलत बात हो गई। आपका तो दायित्व है कि आप उनकी गलतियों पर ध्यान दें। फोर्थ देखिए, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। भाई उनको तो काम दे दो और बिजी कर दो। तो दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट हो गए, थर्ड और फोर्थ। सेकंड देखिए, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। तो इससे बच्चा तो परेशान हो जाएगा, अब तो वो हड़बड़ाहट में गलती कर भी सकता है, तो ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते। फर्स्ट को देखिए आप, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। क्या करेंगे आप? जो उन्होंने गलत लिखा है और सही लिखा है उन दोनों का अंतर समझाएंगे और बताएंगे कि देखिए पहले वाली गलती क्या थी और अब आपने सुधार लिया, तो अब क्या है। तो इस तरीके से आप कार्य करेंगे। तो आपने 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट किए हैं? आपको प्रश्न जो हैं वो आपके हिसाब से कैसे लगे, ये सब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नों के साथ।